बात 6 मार्च 2020 की है। वारंगल के रेलवे स्टेशन पर आम दिनों जैसी चहल पहल थी। ट्रेन आई तो एक कपल उसमें सवार हो गया। दोनों पश्चिम बंगाल जा रहे थे। महिला अपने होने वाले पति को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। उनके राजी होने पर दोनों की शादी होनी थी। ट्रेन में बैठने के थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने अपनी होने वाली वाइफ से पूछा कि क्या उसे प्यास लगी है। जवाब का इंतजार किए बिना वो लपक कर छाछ का ग्लास ले आया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अगले ही दिन वो व्यक्ति वारंगल लौट आया, वो भी अकेला। अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ये कपल कौन थे और उस लेडी का क्या हुआ, वो वापस क्यों नहीं आई। ये सारी बातें जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी होगी, क्योंकि इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि आपको आधी कहानी सुन के समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो आदमी जब वापस आया उसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सूनी हो गईं। वारंगल के गुरीगुटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली साईं दत्ता ट्रेडर्स के शटर भी डाउन हो गए थे। 21 मई को उसके मालिक जे भास्कर ने एक ऑटो ड्राइवर को कहा कि वो कारखाने पर जाए और वहां गोदाम से बोरे लेकर एक कस्टमर के यहां पहुंचा दे। भास्कर ने ड्राइवर को बताया था कि कारखाने के कैंपस में ही मकसूद आलम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके अलावा 2 और मजदूर श्याम और श्रीराम भी वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, उनसे बोरे ले लेना। लेकिन ड्राइवर जब कारखाने पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में भास्कर और उसके पार्टनर संतोष ने मकसूद, उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों की तलाश में आसपास के चक्कर काटे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उन्हें एक कुएं में 400 तैरते दिखे। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने एक पुरुष, 2 महिला और लगभग 3 साल के एक बच्चे के शव को बाहर निकाला। उनकी पहचान मकसूद, उसकी पत्नी, एक बेटी और एक 3 साल के पोती के रूप में हुई। अगले ही दिन पुलिस को उसी कुएं से 5 और लाश मिले। 3 से 55 साल तक के इन 9 लोगों के शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। इन शव को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी हत्या हुई है या खुदकुशी, क्योंकि ना ही इनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान थे और ना ही इन्हें जहर दिया गया था। पुलिस के पास तब तक केवल ये जानकारी थी कि मकसूद के घर पर 20 मई को उसके बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें श्याम, श्रीराम और शकील भी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई को सुबह 5:30 बजे के बीच हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में शक की सुई मकसूद की बेटी बुशरा के पूर्व प्रेमी की ओर घूमी। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन पता चला कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। गोरीगुटा गांव के उस कुएं से 100 मिले हुए 4 दिन बीत चुके थे और इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कातिल कौन है। तभी एक शख्स वारंगल पुलिस के पास पहुंचा। उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। उसका कहना था कि उसे ये फ़ोन सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास मिले हैं। वो गोदाम भास्कर के कारखाने के पास ही था। जांच में ये भी पता चला कि एक फ़ोन मकसूद की पत्नी निशा का था और दूसरा मजदूर श्रीराम का। पुलिस को केस का एक सिरा हाथ में आता दिखा। सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास के CCTV फुटेज खंगाले गए। एक आदमी 20 मई की शाम को करीब 6 बजे क्राइम स्पॉट की ओर साइकिल से जाता दिखा और वही व्यक्ति 21 मई को सुबह 6 बजे के आसपास उधर से आता हुआ दिखाई दिया। 25 मई को पुलिस ने साइकिल वाले उस व्यक्ति को 9 लोगों की हत्या में इन्वॉल्व होने के शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया। उसका नाम था संजय। पुलिस ने बिहार के 30 साल के संजय के कमरे से उसके मोबाइल फ़ोन के अलावा 81 टैबलेट भी जब्त किए। पूछताछ में संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संजय का कहना था कि 16 से 20 मई के बीच वो उस ओर कई बार गया था और उसी दौरान उसे कारखाने से कुछ दूरी पर कुआं दिखाई दिया।
संजय का कहना था कि उसने जन्मदिन वाले दिन खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। उसका श्रीराम, श्याम और शकील को मारने का पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे उस दिन वहां मौजूद थे, लिहाजा उनके खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी ताकि कोई गवाह न बचे। श्रीराम और श्याम बिहार के रहने वाले थे, शकील त्रिपुरा का था। जब सारे लोग बेहोश हो गए तो संजय ने उन्हें एक एक करके बोरियों में भरा और कुछ ही दूरी पर एक कुआं था, उन बोरियों को कुएं में गिरा दिया। सबसे दुख की बात यह है कि वे सारे लोग कुएं में फेंके जाने तक जिंदा थे। उसके बाद संजय ने मकसूद के घर से सबके मोबाइल फ़ोन उठाए और शकील का पर्स भी अपने पास रख लिया। सुबह करीब 5:30 बजे वो मकसूद के घर से यानी कारखाने के कैंपस से साइकिल से निकला। रास्ते में उसने निशा और श्रीराम के मोबाइल फ़ोन सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास फेंक दिए। मकसूद का फ़ोन उसने अपने पास ही रखा। ये पूरा अपराध तो संजय ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा हुआ था कि उसने इन 9 लोगों का कत्ल क्यों किया और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि वो 3 लोगों को मारना नहीं चाहता था। इस सवाल का सिरा जुड़ता है उसी साल 6 मार्च की उस ट्रेन यात्रा से जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। दरअसल संजय ने भी कुछ समय तक मकसूद वाले कारखाने में काम किया था। उसी दौरान मकसूद से अच्छी जान पहचान हो गई। मकसूद की पत्नी निशा की रिश्तेदार रफ़ीका से संजय की कुछ ज़्यादा ही करीबी हो गई। रफ़ीका तलाकशुदा थी। उसके पहले पति से 3 बच्चे थे, इनमें 16 साल की एक बेटी भी थी। रफ़ीका भी उसी कारखाने में काम करती थी और कुछ मजदूरों के लिए खाना भी बनाती थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि रफ़ीका और संजय एक साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद रफ़ीका को शक होने लगा कि संजय उसकी 16 साल की बेटी के बेहद करीब जाने लगा है और उसे ये भी शक था कि वो उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। 37 साल की रफ़ीका ने तय किया कि वो संजय से शादी कर लेगी। उसे लगा ऐसा करने से वो रुक जाएगा। उसने इसके लिए संजय पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन संजय को ये मंजूर नहीं था। उसने रफ़ीका से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। उसने रफ़ीका से कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तुम्हारे माता पिता से भी इसके बारे में पूछ लेते हैं। और दोनों वेस्ट बंगाल जाने के लिए तैयार हो गए। 6 मार्च को दोनों वारंगल से पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हुए। संजय ने थोड़ी ही देर बाद उसे छाछ पिलाई। उसमें उसने नींद की गोली मिला दी थी। रफ़ीका के बेहोश होते ही उसने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले के ताड़ेपल्लीगुडम के पास पहुंची तो संजय ने रफ़ीका को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। रेलवे पुलिस को रफ़ीका की डेड बॉडी तो मिली थी, उन्होंने केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन तब रफ़ीका की पहचान नहीं हो पाई थी। संजय राजमुंदरी में ट्रेन से उतरा और वारंगल लौट आया। उसने रफ़ीका के तीनों बच्चों से कहा कि उनकी माँ वेस्ट बंगाल में अपने माँ बाप के पास कुछ समय के लिए रुक गई हैं, लेकिन मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक हो चुका था। मकसूद और निशा ने बंगाल फ़ोन किया। उन्हें पता चला कि रफ़ीका अपने माँ बाप के घर पहुँची ही नहीं थी। इस बीच देश भर में लॉकडाउन लग गया। मकसूद को कई हफ्तों तक संजय दिखा ही नहीं। 15 मई के आसपास जब संजय का पता चला तो मकसूद और निशा ने उसे धमकाया कि वे पुलिस से शिकायत करेंगे। इसके बाद संजय ने खौफनाक साजिश रची। 20 मई को संजय नींद की गोलियां लेकर जूट मिल पहुंचा। वहां उसने पाया कि मकसूद के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। संजय उसी बीच घर के अंदर गया और दाल में नींद की गोलियां मिला दी। उसके बाद वो पहले फ्लोर पर गया और वहाँ रहने वाले बिहार के श्रीराम और श्याम के खाने में भी गोलियां मिला दी। मकसूद के घर उस दिन शकील ने भी खाना खाया था और वो भी संजय की साजिश का शिकार बन गया। पुलिस के पास संजय के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिनों पहले संजय ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल पर सर्च किया था। उसके फ़ोन में नींद की गोली एटोवेन का स्क्रीनशॉट भी मिला। पुलिस ने वारंगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि संजय ने 16 मई और 18 मई को वहां से एटोवेन के 4 पत्ते खरीदे थे। मरने वालों की विसरा रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके शरीर में एटोवेन के अंश थे
और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि संजय के फ़ोन में रफ़ीका की 16 साल की बेटी के रेप के वीडियो भी मिले। यानी कि वो बस शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता था बल्कि उनको रिकॉर्ड भी करता था। इन सबूतों के आधार पर वारंगल की जिला अदालत ने संजय को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सज़ा सुनाई। अदालत में रफ़ीका की बेटी ने बयान दिया कि संजय उसके साथ रेप करता था। जांच में उसे प्रेग्नेंट पाया गया। संजय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। तो ये थी तेलंगाना की ऐसी कहानी जिसमें एक सरफिरे ने एक मर्डर को छिपाने के लिए 8 और हत्याएं की और आखिरी में नतीजा वही हुआ जो हर कातिल के साथ होता है। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।